हाय एवरीवन, वेलकम बैक। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर डिस्कस करेंगे, राइट। स्टेप अप डिस्कस किया था ना, इसका अपोजिट वर्जन है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, राइट। बहुत ही सिंपल है, फंडामेंटल चीजें याद होनी चाहिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बारे में। क्या क्या खासियत है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को फिर से मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दूं तो प्राइमरी कॉइल की क्या खासियत है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में। तो स्टेप डाउन है यानी वोल्टेज इसको कम करेगा, राइट। तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स, मोर नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। इसमें मोर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मोर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे यानी मोर वोल्टेजेस होंगे, मोर वोल्टेजेस होंगे यानी लेस करंट होगा, है ना। लेस करंट है यानी थिन वायर, और ज्यादा वोल्टेजेस है यानी हैवी इंसुलेशन। देखो ये खासियत है हमारे प्राइमरी कॉइल की। इट हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स connected to the alternating current supply. The wire used in making primary coil is thin. देखो लिखा thin compared to the secondary coil. It has more EMF and less current. More EMF, less current. EMF की जगह पे वोल्टेज भी वर्ड यूज कर सकते हो, और heavily insulated. सो वोल्टेज के साथ इंसुलेशन रिलेटेड है और करंट के साथ में वायर की थिकनेस रिलेटेड है। What are the characteristics of the secondary coil? Exactly इसका अपोजिट क्या लिखेंगे हम कि भाई लेस नंबर ऑफ टर्न्स, लेस वोल्टेजेस, मोर करंट। मोर करंट है तो थिक वायर, और लेस वोल्टेजेस है तो लो इंसुलेशन। ये डायग्राम एग्जैक्टली स्टेप डाउन को बताता है, ज्यादा टर्न्स लेसर टर्न्स, है ना। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। वाई प्राइमरी कॉइल ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफर इज मेड अप ऑफ थिनर कॉपर वायर, क्योंकि उसको लेस करंट हैंडल करना है। वाई प्राइमरी कॉइल इज हैवीली इंसुलेटेड, प्राइमरी कॉइल ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि उसको ज्यादा वोल्टेजेस हैंडल करने हैं, है ना। क्यों सेकेंडरी कॉइल थिक वायर से बनी हुई है, क्योंकि उसको ज्यादा करंट हैंडल करना है। क्यों सेकेंडरी कॉइल लेस हैवीली इंसुलेटेड है या लो इंसुलेटेड है, क्योंकि उसको कम वोल्टेजेस हैंडल करने हैं। ये सिंपल 1 मार्क के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेकेंडरी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर मत बोलो, जनरल थिंग्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मर, कॉमन चीजें, स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो। स्टेट द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। ये पहली बात है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा है तो ज्यादा वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे, स्टेप अप कहला जाएगा। और सेकेंडरी में अगर कम वाइंडिंग्स है तो कम नंबर ऑफ टर्न्स है तो कम वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे, वो स्टेप डाउन कहलाएगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द ईएमएफ अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल। हाँ, चेंजिंग फ्लक्स कितना पावरफुल है, प्राइमरी कॉइल का चेंजिंग फ्लक्स कितना पावरफुल है, उस पर भी डिपेंड करेगा। स्टेट वेरियस एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। मैंने कहा कि भाई एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट। ये क्या कहते हैं, आइडियल बात हो गई, बट आइडियली तो कुछ होता नहीं है, लॉस तो एसोसिएटेड होते ही है। सो इनपुट पावर इज नॉट इक्वल टू आउटपुट पावर प्रैक्टिकली, या इनपुट एनर्जी इज नॉट इक्वल टू आउटपुट एनर्जी जब हम रियल ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं। तो क्यों, कहां लॉस होता है, तो इन लॉसेस को ना स्पेशल नाम भी दिए गए हैं, याद रखना। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस होगा कॉपर वायर का, उस वजह से जो एनर्जी में लॉस होगा उसको हम कहते हैं कॉपर लॉस। इसको मिनिमाइज करने के लिए थिक वायर यूज करो, बट कितना थिक यूज कर लोगे, लिमिटेशंस होती है। एडी करंट्स लॉस, अनवांटेड करंट्स, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के लिए, तो भाई लैमिनेटेड कोर यूज करो, स्टेक्ड शीट्स यानी लैमिनेटेड कोर यूज करो। फिर वो उसमें ग्रूव्ड कोर यूज करो, ग्रूव्ड कोर। ग्रूव्ड कोर यानी जैसे ऐसी एक अक्की प्लेट यूज कर लेते हैं ना, इसकी जगह पे ऐसा, ये ग्रूव्ड कोर हो गया, इसको ग्रूव्ड कोर कहते हैं।
हाइस्टेरिसिस लॉस, फ्लक्स का बनना कम होना, बनना कम होना, है ना। तो जो कोर है वो फ्लक्स को लेके जा रहा है, तो कोर खुद वीक होते जाता है, उसको हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। बार बार लिंक होना, डी लिंक होना, लिंक होना, डी लिंक करना, तो जो मीडियम है यानी कि जो कोर है ना वो वीक होते जाता है, राइट। और उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब हर डिवाइस की एक लाइफ होती है। हाँ वेवर, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करें जिसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा हो, मतलब मैग्नेटिज्म फ्लक्स को आराम से पहुंचा सके। ऐसा जैसे हम पाइपलाइंस यूज करते हैं पानी पहुंचाने के लिए, तो एक ऑप्शन रहता है प्लास्टिक की पाइप। अब वो प्लास्टिक पीवीसी की पाइप्स में भी बहुत अलग अलग क्वालिटीज आती है। दूसरा होता है मेटल की पाइप, पर मेटल की पाइप का एक प्रॉब्लम है कि उसमें जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाता है। और प्लास्टिक की पाइप का एक और प्रॉब्लम है कि उसके ऊपर से हैवी व्हीकल गया तो क्रैक हो जाएंगी। तो सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस करते रहते हैं। नैरो द हिस्टेरिसिस लूप, ये वर्ड अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हिस्टेरिसिस लूप भी एक बहुत बड़ा वर्ड है। सच एज सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील का कोर यूज करो। फ्लक्स लीकेज लॉस, मैंने कहा कि भाई ये कॉइल की फ्लक्स हर जगह लिंक होगी, हीट प्रोड्यूस करेगी, तो फ्लक्स का लॉस कैसे करें। तो पूरी तरह से तो इसको इरेडिकेट करना तो पॉसिबल नहीं है, बट वाइंडिंग्स को एकदम टाइटली वाइंड करना है, बीच में हवा नहीं रहनी चाहिए, इस तरह से इंटरलीव्ड वाइंडिंग, एकदम पैटर्न में वाइंडिंग होनी चाहिए। पैटर्न में मतलब ऐसा, ये इधर दिखाया था ना थिक वायर, देखो ये अच्छे से पैटर्न में है, मस्त, जगह वगह नहीं। मशीन से ही होता है, हाथ से तो ऐसा करना बहुत मुश्किल या टीडियस हो जाता है। तो रैंडम वाइंडिंग्स भी फ्लक्स लीकेज का लॉस कम कर देगी। तो ये कुछ लॉसेस है ट्रांसफार्मर के साथ जुड़े हुए वर्ड्स, और उसको एक्सप्लेनेशन याद रखो। स्टेट वेरियस यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, तो बहुत सारे यूजेस है। सेव इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, बढ़ा के भेजना है, घटाना है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इन टीवी, मतलब ये हमारी एलसीडीज में यूज नहीं होते, पहले के जमाने के जो बक्से वाले टीवीज आते थे ना उसके अंदर काफी यूज होते थे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक्सरे जो निकलता है बॉडी का उसमें यूज होता है। डिस्चार्ज ट्यूब्स, वो तुम्हें नहीं पता होगा, बहुत इनिशियल इन्वेंशन है डिस्चार्ज ट्यूब। कंप्यूटर्स जो बने उसमें जो सबसे पहली ब्रेक थ्रू खोज थी वो एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, या मॉनिटर्स कह दो, डिस्प्ले जो बने उसमें पहली ब्रेक थ्रू खोज थी डिस्चार्ज ट्यूब। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मोबाइल फोन के चार्जर में, कंप्यूटर का पावर सप्लाई, लैपटॉप चार्जर, बैटरी चार्जर। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डिवाइसेस सच एज रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन एक्सेट्रा। व्हाट डू यू मीन बाय डायनामो और एसी जनरेटर, ये एक अलग पार्ट है। तो इसको मैं यहाँ पर एक पार्टीशन दे देता हूँ। एसी जनरेटर या डायनामो, मोटर पढ़ा हमने, है ना, डीसी मोटर पढ़ा, एसी मोटर नहीं पढ़ा। एसी मोटर हमारा हिस्सा नहीं है अभी, ठीक है। एसी मोटर भी सिलेबस में नहीं है, तो क्यों ही अब उसके बारे में भी उसको डिस्कस नहीं किया है मैंने। बट डायनामो है सिलेबस में, डायनामो कह दो या एसी जनरेटर कह दो। जो बिजली बनती है ना पावर हाउस में, तो वहां पर जो डिवाइस है उसको हम कहते हैं एसी जनरेटर। और उसी का छोटा वर्जन कि भाई मुझे एक छोटा सा बल्ब जलाना है, तो छोटा बल्ब जलाने के लिए जो जनरेटर यूज होता है उसको हम कहते हैं डायनामो। चलो कैसे काम करता है। तो व्हाट डू मीन बाय डायनामो या एसी जनरेटर। An AC generator is a machine that converts mechanical energy to बिजली। देखो साइकिलिंग में पैडलिंग करेंगे, ये डायनामो लगा हुआ है, डायनामो व्हील के साथ कांटेक्ट में रहेगा, व्हील घूमेगा, डायनामो घूमेगा, बत्ती जलेगी। ऐसा होता है। ऐसा पहले के ज़माने में जब स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी तब ये डायनामो काफ़ी
यूज में थे पहले के ज़माने में, यानी 1960s 70s में। फिर बाद में स्ट्रीट लाइट्स वगैरह बहुत इजीली अवेलेबल हो गए। फिर ये डायनामो है, छोटा वर्जन ऑफ जनरेटर। फिर घर घराऊ ऐसा जनरेटर भी होगा कुछ लोगों के घर पे जहां पर बिजली अक्सर जाती है, जैसे पहाड़ी इलाके कह दो, गांव के इलाके कह दो, कि जहां पर बिजली का सप्लाई कंटिन्यूअस नहीं है। मैं जहां रहता हूं यहाँ पर तो हमें पता ही नहीं है बिजली का ना होना क्या होता है। शायद 1-2 सेकंड के लिए कट हुआ हो, पावर कट में भी कुछ रिपेयरिंग के लिए तुरंत आ जाती है। बट जहां पर घंटों तक पावर सप्लाई नहीं होता है तो घर के लिए ऐसे यूज करते हैं, राइट। छोटा बहुत बड़ा कारखाना है तो ऐसा यूज करते हैं। बड़ी बिल्डिंग्स के लिए ऐसे ऐसे जनरेटर्स तुमने देखे होंगे, खासकर हॉस्पिटल्स, है ना, सरकारी ऑफिस के, जहां पर बिजली कंटिन्यूअसली होनी ही चाहिए। जैसे अस्पताल में अगर बिजली गुल हो गई तो समझ सकते हो कि भाई पेशेंट्स को बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। So what do you mean by dynamo or AC generator? An AC generator is a machine that converts mechanical energy into electrical energy in the form of alternating voltages and current. It works on the Faraday's law of electromagnetic induction, functioning continuously by changing magnetic flux passing through the rotating coil. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे का था ना, है ना, कि भाई मैग्नेट को ऐसे ऐसे मूव करो तो कॉइल के अंदर बिजली बनेगी, तो वही मैकेनिकल वर्क, कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पर हाथ से हम मूव नहीं करते, हम इंसानों ने ऐसे कुछ अरेंजमेंट ढूंढ लिए हैं, राइट, कि भाई ऑटोमेटिक मूवमेंट हो और बिजली बने और हमारे काम में आए। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम कहेंगे डायनामो। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। State the principle of AC generator. It's based on the principle of electromagnetic induction, Faraday's law of electromagnetic induction। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन है या सेल्फ इंडक्शन है? म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन ना Faraday's लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वेरिएशंस है। तो यहाँ पर ना तो सेल्फ इंडक्शन हो रहा है ना तो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। यहाँ पे जो फंडामेंटल फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था ना, कि भाई मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होना, इसी को यही एप्लीकेबल है। तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह दो या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह दो, फैराडे वर्ड यूज कर लो ना, फैराडे सर, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसी जनरेटर काफी हद तक मोटर जैसा ही है, डीसी मोटर पड़ा था ना उसके जैसा ही है, कुछ डिफरेंस है। उसमें स्प्लिट रिंग्स थी, इसमें स्लिप रिंग्स है। स्प्लिट रिंग्स थी, इसमें स्लिप रिंग्स है। कम्यूटेटर जो था ना उसमें ऐसे 2 हिस्सों का बना हुआ था, इन दोनों को स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। पर इसमें 2 रिंग्स होती है पूरी, कम्यूटेटर 2 रिंग्स से बनता है। वैसे यहाँ पर करंट का डायरेक्शन चेंज करना वगैरह ऐसा कुछ भी इन्वॉल्व नहीं, बट परमानेंट मैग्नेट्स है, कॉइल है, डीसी मोटर जैसा ही है काफी हद तक। आर्मेचर, आर्मेचर यानी वो हिस्सा जिसके ऊपर कॉइल वाइंड की गई हो। सो लेट्स से ये रहा आर्मेचर, ये मल्टीपल थिन शीट से बना हुआ हो, राइट। इसके ऊपर ऐसे कॉइल का वाइंडिंग है, ऐसे है, हाँ, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे। फिर एक वायर यहाँ से बाहर आ रहा है, ये रहा ब्लैक जैसा, और एक ये वायर आ रहा है, दूसरा वायर, एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा। सो कॉइल, और इसके एंड पे फिर आगे है फील्ड मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स, पावरफुल मैग्नेट्स, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। जितना होगा स्ट्रॉन्ग वो उतना ही ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। स्लिप रिंग्स, ये एक डिफरेंस है। स्लिप रिंग्स देखो, स्लिप रिंग्स है, ये भले इधर दोनों वायर एक ही जगह पे कनेक्टेड है, बट ये डायग्राम क्लियरली दिखा रहा है कि एक वायर एक स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है, दूसरा वायर दूसरी स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है। अब स्लिप रिंग्स के साथ में वायर कनेक्टेड है, स्लिप रिंग्स गोल गोल घूमेगी। जैसे ही ये पूरा अरेंजमेंट गोल गोल घूमेगा ना, तो वायर में ट्विस्ट ना आए उसके लिए इसकी वाली स्लिप रिंग भी इसके साथ साथ गोल गोल घूमेगी, और इसकी वाली स्लिप रिंग भी इसके साथ साथ गोल गोल घूमेगी। अब स्लिप रिंग्स में से करंट को बाहर कौन निकालेगा?
तो आते हैं ब्रशिस। ब्रशिस स्टेशनरी रहते हैं जो इसके साथ काफी टाइटली कनेक्टेड रहते हैं, मतलब ये गोल गोल घूम रही है पर ब्रशिस इसके ऊपर ऐसे ग्लाइड होते जा रहे हैं। देखो ये कुछ ऐसा कि भाई ये स्लिप रिंग है तो ब्रश ऐसे कनेक्टेड है, अब ये गोल गोल घूम रहा है पर इसके ऊपर ये जो अरेंजमेंट है ना ग्लाइड हो रहा है। देखो ये ग्लाइड हो रहा है ना, ऐसा कनेक्टेड रहता है और इस वजह से स्पार्क्स भी दिखते हैं उसमें। ये जो ड्रिल मशीन है या इन चीज़ों को देखोगे ना तो अंदर स्पार्क होता हुआ दिखेगा, वो ये ब्रश का स्लिप रिंग्स के साथ का जो टकराव है ना, फ्रिक्शन है, उसकी वजह से स्पार्क्स होते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। कार्बन ब्रशेस, टू फ्लेक्सिबल carbon or graphite brushes that maintain constant physical contact with the slip rings, rotating slip rings. They transport the generated electric current from the moving armature to the stationary external wires, external circuit. Brushes रेगुलर बेस पे, मतलब यूज के बेस पे चेंज करने रहते हैं, मतलब साल 2 साल, मतलब कंटिन्यूअस यूज कर रहे हो, और ब्रश कार्बन के बने हुए होते हैं, कार्बन घिस जाता है, एक ही बात, मतलब ये इसको मैं कंटिन्यूअसली घिस घिस करूंगा तो ये घिस जाएगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। सो ये है कंस्ट्रक्शन। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। ठीक है, ये एक वीडियो देख लो। देखो ये कॉइल का ऐसा घूमना, ऑल्टरनेटिंग करंट है। हाँ, पहले इधर से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। बल्ब बंद चालू होगा। हावेवर हमारे घर में बंद चालू नहीं होता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट जो प्रोड्यूस होता है ना डिवाइस के अंदर, ये जो हमारा चार्जर है ना, लाइट के अंदर भी अरेंजमेंट होता है कि जो इसको ऐसा, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है ना वो ऐसा है, ये एसी, और इसको फिर ये रहा डीसी, ये टाइम के साथ साथ ये ऐसा ही रहेगा। ये वोल्टेजेस, ये V प्लस माइनस के बीच में फ्लक्चुएट होता रहेगा, ये एक ही वैल्यू पे बना रहेगा। और ये है डीसी, और एसी से डीसी बनाने का काम कौन करता है? इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। अब ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया पर ठीक है, रेक्टिफायर, FIER, रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। वो अरेंजमेंट हर डिवाइस में होता ही है। तो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर देख लिया। ठीक है, जैसे जैसे कॉइल घूमेगी बिजली प्रोड्यूस होगी। ये तुम्हें स्लिप रिंग्स दिख रही है जिसके ऊपर कॉइल के साथ साथ स्लिप रिंग्स भी घूम रही है। ब्रशेस बहुत टाइटली कनेक्टेड है ना। परमानेंट मैग्नेट्स दिख रहे हैं, ये आउटपुट वाली सर्किट दिख रही है। तो ये है एसी जनरेटर। तो प्राइम मूवर यानी कि एक्सेल। अब ये एक और चीज इसमें नोट करो कि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल यही था कि भाई मैकेनिकल एनर्जी को बिजली में कन्वर्ट करते हैं। अब उसको घुमा कौन रहा है? अब उसको एक ऑप्शन है हाथ से घुमाओ, है ना, दूसरा ऑप्शन है ये जो साइकिल पे कुछ अरेंजमेंट कर दिया है ऐसे घुमाओ, या तो डीजल पेट्रोल का इंजन है उससे घुमाओ, कोयला जलाकर भाप बनाकर स्टीम बनाकर उससे घुमाओ, बहते हुए पानी से घुमाओ। तो हमें तो मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, कैसे भी लेकर आओ, हाथ से घुमाओ, साइकिल से घुमाओ, कोयला जलाओ, स्टीम बनाओ, फिर स्टीम के प्रेशर से घुमाओ, बहते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी से आर्मेचर को घुमाओ। तो उसी के बेस पे कितनी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट है, पेट्रोल डीजल से चलने वाले ऐसे जनरेटर्स है, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, बहते हुए पानी की एनर्जी हम यूज करते हैं। तो बहते हुए पानी की एनर्जी यूज करना बेटर है क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होता। बाकी कोयला जलाना पॉल्यूशन है, पेट्रोल डीजल जलाना पॉल्यूशन है। सूर्य की किरण से जला सकते हैं, सूर्य की किरण से, सन रेस से क्या हम उसको घुमा सकते हैं आर्मेचर को? नहीं, सन रेस से बिजली बनाने का कंसेप्ट इससे अलग है। उसमें हम ये सोलार पैनल्स जो यूज करते हैं उसमें जो सोलार सेल्स होते हैं वो एक अलग कंसेप्ट है, उसको इसके साथ नहीं जोड़। तो ठीक है, तो प्राइम मूवर स्पिन्स द आर्मेचर। स्पिनिंग का मैंने कहा बहुत अलग अलग तरीके हैं।
विथ इन द मैग्नेटिक फील्ड एज द कॉइल रोटेट्स इट्स वायर कट अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, ये भी एक चीज है, देखो जैसे जैसे ये घूम रहा है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। देखो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंजिंग। देखो कॉइल ऐसी है, ऐसी ऐसी, मैग्नेट ऐसे है, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ऐसा कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल कम हो जाएगी, फिर से ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड बढ़ जाएगी। तो देखो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ही, ये घुमाव से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो ही रही है। अब ऐसा मत कहना सर मैग्नेट तो कंप्लीटली कॉइल को कवर कर रहा है, तो कहाँ से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये एक समझने की बात है भाई, इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही होता है। वो डीसी मोटर में मैंने बताया था ना, डायग्राम से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बट फंडामेंटल लेवल पे इतना काफ़ी है। फिर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, Fleming's right hand rule, the direction of the induced current reverses after every half rotation। अब ये राइट हैंड रूल लगाकर मैं नहीं बता रहा, पर कभी करंट ऐसे आएगा, कभी करंट ऐसे आएगा, कभी करंट ऐसे जाएगा। सो एक सेकंड में 60 बार ये अपना डायरेक्शन रोटेट करता है, तो 60 बार ये बल्ब बंद चालू होगा एक सेकंड में। ठीक है, स्लिप रिंग्स कैरी द करंट आउट ऑफ द स्पिनिंग कॉइल एंड द स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस सेफली फीड द करंट इनटू अवर होम और द टारगेटेड एक्सटेंडेड लोड। सो ये वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर सिंपल टर्म्स में। अब जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना ऑल्टरनेटिंग टाइप का, उसको एक्सप्लेन करो कॉइल की पोजीशन के साथ जोड़कर। ये भी वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है, बट समझना अच्छी ही बात होगी। ठीक है, वर्किंग ऑफ द एसी जनरेटर, कॉइल की पोजीशन और इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ। तो इसको हम पेन और पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने जैसा कहा कि भाई पेन और पेपर वाली ड्राइंग भी बहुत परफेक्टली आनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं मेरे हाथों द्वारा की गई ड्राइंग बता देता हूँ, सो दैट तुमको भी आइडिया रहे कि भाई ड्राइंग ऐसे करते हैं। अब ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये एक डिपिक्टिव ड्राइंग है। ठीक है, इसको फिर हम लेबलिंग भी कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा और डिटेल में जाना है तो ए बी, ये ए बी, राइट, सी डी। अब ए बी इस तरफ आ गया और सी डी इस तरफ आ गया। अब ये रहा सी डी, घुमाव को हमने बता दिया, सी डी आ गया है तो आएगा ए बी इस तरफ। ओरिजिनली जो पोजीशन थी ना, फिर से वही पोजीशन में आ गया। तो ये एक हाथों द्वारा की गई ड्राइंग है। अब समझते हैं इसको। इनिशियली कॉइल की पोजीशन हम ले लेते हैं ऐसे, देखो ऐसी स्टैंडिंग कंडीशन, फ्लक्स लिंक्ड मिनिमम है। तो ये स्टैंडिंग कंडीशन में यहां पर फ्लक्स लिंक्ड इज मिनिमम, हैंस ये ईएमएफ है और ये एंगल्स है, इसको हम 0 डिग्री कहते हैं, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। हैंस ईएमएफ इक्वल टू 0। अब ऐसे घूम रहा है, जैसे ही घूम रहा है, देखो ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये 1 2 दिख रहा होगा, है ना, 1 2। अब ये ऐसा घूमा तो फ्लक्स लिंक्ड अब मैक्सिमम हो गई, यानी ईएमएफ मैक्सिमम हो गया। तो यहां पर लिखेंगे हम फ्लक्स लिंक्ड इज मैक्सिमम, हैंस ईएमएफ भी जो इंड्यूस होगा मैक्सिमम होगा। वैल्यू तो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, अरेंजमेंट कितना पावरफुल है। अब ऐसे में क्यों फ्लक्स लिंक्ड मिनिमम है,
मिनिमम ही होगा। मैंने कहा कि भाई वो अरेंजमेंट ऐसा होता है, सवाल मत ऐसा करो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमने 0 से 90 डिग्री घुमा दिया, अब 90 से फर्दर 180, बट ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला गया, नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ गया, तो यहाँ पे अगेन ये सेम चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। चलो लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे अगेन, टाइटल कर देता हूँ कंडीशन 1, ये कंडीशन 2, और इन्हीं दोनों चीजों के बीच में वेरिएशन होता रहेगा। तो अगेन यहाँ पे कंडीशन 1 अराइज हो गई कि भाई फ्लक्स लिंक्ड मिनिमम, फिर से घूमा, है ना। देखो फिर से एक और बार हम करते हैं, ये रहा ओरिजिनल पोजीशन 0 डिग्री, 90 डिग्री फ्लक्स लिंक्ड मिनिमम, 180 डिग्री अगेन फ्लक्स लिंक्ड इज मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम थी मिनिमम, अगेन मैक्सिमम बट इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो ये कंडीशन 2 और ये कंडीशन 1 अगेन। ठीक है, सो यही चीजें बार बार लिख देनी है इसको सेंटेंस के फॉर्म में, एट 0 डिग्री फ्लक्स लिंक्ड इज मिनिमम hence EMF is 0, at 90 degree flux linked is maximum hence EMF is maximum। अगेन यहाँ पे कंडीशन 1 कंडीशन 2 में फ्लक्स लिंक्ड इज मिनिमम hence EMF is maximum, सेम चीज बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और अगेन ओरिजिनल कंडीशन पे आ गए। सो ये है कॉइल का क्या कहते हैं कि क्रॉस सेक्शन कैसे लिंक होगा और कैसा ग्राफ होगा। आगे बढ़ते हैं, हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो रामबाण इलाज के भी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कॉइल बड़ी कर दो, जो परमानेंट मैग्नेट है उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दो, घुमाने की स्पीड बढ़ा दो। व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग ईएमएफ एंड हाउ इट कैन बी स्टेबलाइज्ड। फ्लक्चुएटिंग ईएमएफ क्या है? फ्लक्चुएटिंग ईएमएफ मतलब ऐसा कुछ के भाई आउटपुट वोल्टेजेस आर नॉट यूनिफॉर्म, उसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग वोल्टेजेस। मतलब हमें आउटपुट में चाहिए 220 वोल्ट, पर वो 220 नहीं रहता है, 210, 230, 225, 221, 222 ऐसा घूमते रहता है। तो आउटपुट वोल्टेजेस आर नॉट यूनिफॉर्म, कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग EMF। they can be stabilized by winding multiple coils on same core। अब इसी के ऊपर ना एक कॉइल थी, थोड़ा एंगल करके ऐसे दूसरी कॉइल, थोड़ा एंगल करके ऐसे तीसरी कॉइल, थोड़ा एंगल करके ऐसे चौथी कॉइल, ऐसी मल्टीपल कॉइल्स का वाइंडिंग कर सकते हो, जिससे कि क्या कहता है ये और फ्लक्चुएटिंग EMF स्टेबलाइज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वाई AC इज प्रीफर्ड ओवर DC। अल्टरनेटिंग करंट को हम क्यों प्रीफर करेंगे ओवर DC, बट अब ऐसा नहीं है। वाई AC इज प्रीफर्ड ओवर DC, DC भी प्रीफर करता है, हमारा चार्जर DC पे ही काम करता है भाई। AC लगा, AC को इनपुट करेंगे ना मोबाइल में, फट जाएगा मोबाइल, लैपटॉप, टीवी। तो इसको ऐसा, चलो AC इज प्रीफर्ड ओवर DC, थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं फॉर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के टाइम पे हम AC ही प्रीफर करेंगे DC के कंपैरिजन। ऐसा क्यों? तो रीजन ये है कि पहला वाला, ट्रांसमिशन लॉस इज मिनिमाइज्ड, राइट। दूसरा, इजीली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ऑफ वोल्टेजेस कैन बी डन। ट्रांसफॉर्मर है ही हमारे पास,
इट इज फंडामेंटली प्रोड्यूस्ड, मतलब जो प्रिंसिपल कहता है ना उससे एसी ही प्रोड्यूस होता है, फिर हम उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो एसी को रिस्पेक्ट देना चाहिए। फिर और क्या कर सकते हैं? इजीली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, चीप टू, चीप नहीं कह सकते हम, ऐसा कहेंगे इजी टू प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो एसी को, ऑल्टरनेटिंग करंट को खास बनाती है। आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गया चैप्टर। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चैप्टर था ये, है ना, खत्म होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि बिजली के साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, है ना, वो हमने देखा कि वायर में कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, कॉइल में कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा जो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनान है, थियोरिटिकली डिस्कस किया गया। अब इसके बेसिस पे जो क्या कहते हैं मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, फॉर्मूलाज है, वो हायर क्लासेस में आएंगे। तो ढंग से पूरा चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में है, अच्छे से पढ़ो, लर्न करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।